कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज से मैं आप सबके लिए लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ एक स्पेशल सीरीज़ जिसमें बेसिकली हम 1000 इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, उसको मैं डिस्कस करूँगा जो सीरीज़ वाइज होगा। और उसी के साथ साथ सबसे अच्छी बात ये होगी कि टू द टॉपिक होगा, यानी कि एक टॉपिक पे हम एक दिन डिस्कस करेंगे ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस एरिया को हम लोग टच कर लेंगे ताकि वो एग्ज़ाम के लिए वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो आज जो और इस तरीके से टोटल हमारा 1000 एमसीक्यूज़ होगा जो अप्रॉक्स 17 से 18 जो सीरीज़ है या इसी के साथ साथ जो टॉपिक होंगे इंडियन पॉलिटी का उसको हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे। और सब में अप्रॉक्स 45, 50, 50, 60 के अप्रॉक्स जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला आज का ये इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का जो पार्ट 1 है और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हिंदुस्तान के जो दस्तूर है, आइन है, लॉ को किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से वो सारी चीज़ें डेवलप होती चली गई वक्त के साथ साथ। और आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं वो कितने फेजेस से गुज़रता हुआ हमारे पास आया है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द कैबिनेट मिशन इन टू इंडिया वॉज हेडेड बाई। कैबिनेट मिशन जो हिंदुस्तान में आया तो उसको हेड कौन कर रहे थे, लीड कौन कर रहे थे। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन का हेड कर रहे थे हिंदुस्तान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को किसके ज़रिए अडॉप्ट किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। सबसे पहली मरतबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मुलाकात या मीटिंग कब होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया के लिए सबसे पहली जो मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसमें से वो कौन सा पर्सनालिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। बेसिकली जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए से इनेक्ट तो किया गया, लेकिन सेटअप जो हुआ वो किसके ज़रिए से हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान आया उसके ज़रिए से ये प्लान किया गया कि हाँ अब हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि हिंदुस्तान के आइन को, दस्तूर को किस तरीके से बनाया जाए, क्या क्या चीज़ें ली जाए, क्या चीज़ें नहीं ली जाए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में डिस्कस की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, the constituent assembly which framed the constitution for independent India was set up in। बेसिकली constituent assembly जिसने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो इसकी बुनियाद कब रखी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1946। तो बेसिकली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बुनियाद रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो इनॉग्रल मीटिंग होती है उसको सदारत कौन कर रहे थे, हेड कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे। बेसिकली सबसे पहली मरतबा जो इनॉग्रल मीटिंग होती है उसके जो सदर थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर जो थे बेसिकली वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लॉन्ग डिड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जब से कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है उस वक्त से लेकर कितने दिनों तक लगातार वो लोग कोशिश करते रहे तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि अप्रोक्स 3 साल 9 दिसंबर से लेकर 1946 से लेकर हम बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 तक टाइम लगा। तो अप्रोक्स जो है 3 ईयर टोटल लग गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनकर तैयार होने में। 2 साल 11 मंथ समथिंग कुछ दिन लगा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। तो ये भी हमें देखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। सबसे पहली मरतबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में 1936 में जो मीटिंग होती है, तो वो सेशन कहाँ पे किया गया, कहाँ पे मीटिंग की गई 1936 का INC के सेशन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लखनऊ में। लखनऊ का जो सेशन है 1936 में, वहीं पे ये सबसे पहली मरतबा डिमांड किया जाता है कि हिंदुस्तान में अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जिसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वह हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बाय कंसेंसस। कंसेंसस के ज़रिए से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो भी चीज़ें हो रही थी उसको मंजूरी दी जा रही थी। जितने भी मेंबर्स वगैरह थे वो सब लोग अपनी रजामंदी या कंसेंसस के हाँ हम एग्री करते हैं, उसके बाद से वो सारी चीज़ें पास हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज बाय द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन के कौन से कमेटी के कौन से चेयरमैन थे। तो ये थोड़ा सा एग्ज़ाम में बार बार चीज़ें रिपीट की जाती है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो BR अम्बेडकर थे, सबसे पहली बात। उसके बाद से कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स के जो थे वो अगर हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि अगर हम देखेंगे कि सी का जो बेसिकली है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड थे वो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और बाकी रह जा रहा है वो है वर्किंग कमेटी। तो वर्किंग कमेटी के जो थे वो थे कन्हैया लाल मुंशी। तो ये चारों से रिलेटेड भी कभी कभी एग्ज़ाम में चीज़ें पूछ दी जाती है। तो वर्किंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे कन्हैया लाल मुंशी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे BR अम्बेडकर थे। और इसी के साथ साथ कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स के जो चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन जो है वो करेक्टली मैच करता है। तो अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो दे रहा है कि इंडियन नेशनल सॉन्ग क्या है, तो नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वंदे मातरम, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल फ्लावर जो है वो रोज़ सही नहीं है, क्योंकि हमारा नेशनल जो फ्लावर है वो क्या है, लोटस। तो ये ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ इंडियन नेशनल एनिमल जो है वो टाइगर है और इंडियन नेशनल बर्ड जो है ईगल नहीं है वो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि 2 चीज़ें वो पिकॉक है। तो ये दोनों चीज़ें गलत है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्टली मैच जो कर रहा है वो फर्स्ट है और थर्ड है, यानी कि वंदे मातरम हिंदुस्तान के नेशनल सॉन्ग है और इसी के साथ साथ नेशनल एनिमल जो है वो टाइगर है।
क्वेश्चन नंबर 16, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज एडप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन, बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान के बेसिकली नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, जुलाई 1947 को। और डेट भी याद रखिएगा आप कि 22 जुलाई 1947 को हिंदुस्तान के नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका मेन प्रिंसिपल क्या था। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, या इसी के साथ साथ एक्सपेंशन एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। Question number 18, which of the following proved to be the most short-lived of all the British constitutional experiments in India? सबसे कम दिन जो वो एक्ट बनाया गया था, वो सबसे कम दिन एक्ट हिंदुस्तान का कौन रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बेसिकली अगर हम बात करेंगे ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1919 से लेकर सिर्फ 10 साल तक के लिए रहता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया जाता है और फिर लास्ट में जो बनता है वो 1935 का एक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड और फोर्थ जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के रिगार्डिंग सही नहीं है। और थर्ड और फोर्थ क्या है? इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ डील करता है। इसी के साथ साथ इट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट एंड सेकुलर पॉलिटी, ये सेकुलर पॉलिटी और सोशलिस्ट और सेकुलर पॉलिटी के बारे में बात करता है, तो ये सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रॉन्गली मैच्ड? इसमें से कौन जो है वो रॉन्गली मैच करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बेसिकली दिसंबर 9, 1947 को सबसे पहली मरतबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग नहीं होती है, बल्कि वो 1946 में सबसे पहली मरतबा मीटिंग करते हैं। इसी के साथ साथ 26 नवंबर 1949 को द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, एनेक्टेड एंड गेव देम सेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। जनवरी 24, 1950 को बेसिकली साइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए से कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर उसके बाद से 26 जनवरी को इसको कमेंसमेंट कर दिया जाता है। तो ये तीनों सही है और सबसे पहली मीटिंग जो होती है वो 1946 में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए। Question number 21, which of the following provisions of the Constitution came into force from November 26, 1949? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों चीज़ें आ जाती है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, या इसी के साथ साथ प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये तीनों जो होते हैं बेसिकली वो फोर्सफुली केम इनटू फोर्स आ जाते हैं वो 26 नवंबर 1949 से ही। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गैव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए से बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है हिंदुस्तान का फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर में, इससे पहले ये नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय, बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि 1857 के रिवोल्ट के बाद से जो हालात हो गए, तो उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी को ख़त्म कर दी जाती है और क्राउन सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लेती है, और उसी के साथ साथ वो गवर्नर जनरल को चेंज करके वो वायसराय नियुक्त कर देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के साथ साथ लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि 2 और 3 आर करेक्ट है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसके लार्जर पार्ट को अपने अंदर शामिल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अ सेकुलर स्टेट मीनिंग कि सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 4। देखिए सबसे पहले क्या है, द स्टेट
ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है, कि जो भी स्टेट में रूल करेंगे उनको ये जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि वो तमाम धर्म के साथ एक जैसा बिहेव करेंगे, बर्ताव करेंगे। और इसी के साथ साथ सेकंड नंबर पर है कि फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज़ अलाउड टू ऑल द पीपल। हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को उनके फेथ को और उसी के साथ साथ वर्शिप करने के पूरी तरीके से आज़ादी उन्हें मिलेगी। और इसी के साथ साथ लास्ट जो है, द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे स्टेट जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये बेसिकली हिंदुस्तान का जो सेकुलर स्टेट का मतलब जो होता है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 26, द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर द फर्स्ट टाइम considered by the British government through indirectly and with reservations in the। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। बेसिकली अगस्त ऑफर में सबसे पहली मरतबा ये बात कही गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जानिब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी इन द एम्बलेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 लाइन्स। हिंदुस्तान के एम्बलेम में जो 4 लाइन है वो मौर्यन डायनेस्टी से लिया गया है, वो भी सारनाथ में जो अशोका का ये है वहाँ से उसको लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो बेसिकली ये है वो है बेसिकली चार्टर एक्ट 1833 के ज़रिए से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है, ऑफिस है, उसको क्रिएट किया गया। और सबसे पहले हिंदुस्तान के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। और लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट ही सबसे पहली मरतबा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और उसके बाद से गवर्नमेंट चार्टर एक्ट 1833 के बाद से पहली मरतबा जो है उनको कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट मरतबा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द इंडियंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको जून 1948 में किया गया था, लेकिन फिर बाद में उसी को चेंज करके लास्ट में मजबूरी उनको लगा कि हाँ पहले आप कर देने की ज़रूरत है। इस वजह से फिर जो है कहीं ना कहीं 1947 में ही हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 31, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने प्रीएम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने पेश किया। और प्रीएम्बल को बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले पेश किया था और मोतीलाल नेहरू ने उसको ड्राफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सी, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान या वर्ल्ड के जो सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन थे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई और उसके बाद से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 33, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेजिडुअरी पावर्स इन द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 34, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ऑन द पैटर्न ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पैटर्न पे हिंदुस्तान में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट वगैरह किए जाते हैं वो बेसिकली साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से उसको लिया गया था, उसी के पैटर्न पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सबसे पहले मरतबा मुलाकात इनकी होती है। क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि लोग जयप्रकाश नारायण जो जिनको हम जेपी साहब के नाम से जानते हैं वो नहीं थे। इसी के साथ साथ आचार्य JB कृपलानी भी थे, KM मुंशी भी थे, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ आर द फीचर ऑफ द फेडरल स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए,
यानी कि उसका मतलब ये हो जाएगा कि द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट कंस्टिट्यूएंट यूनिट गवर्नमेंट आर क्लियरली लेट डाउन, कि स्टेट के पावर क्या होंगे और सेंटर के पावर क्या होंगे, ये बहुत क्लियरली डिफाइन किया जाता है फेडरल स्टेट में। क्योंकि फेडरल में मतलब ये होता है कि हमें पावर को कहीं ना कहीं शेयर किया जाता है, किसी एक को पावर पूरी तरीके से हम नहीं दे सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे सबसे पहली मरतबा हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाता है पहली मरतबा। क्वेश्चन नंबर 40, Which one among the following is a fundamental duty of citizens under the Constitution of India? तो अगर हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपन टू डू सो। बेसिकली हिंदुस्तान की जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हर हिंदुस्तानी की ये जिम्मेदारी है कि फ़ंडामेंटल ड्यूटी को पूरी तरीके से निभाए। और टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 11 हैं, जिसे हमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। और उसका मतलब ये होता है कि जब भी ज़रूरत पड़े हम कंट्री को डिफेंड करें, और इसी के साथ साथ जब भी ज़रूरत पड़े हमको बुलाया जाए तो कंट्री का सर्विस करने के लिए हमेशा हम तैयार रहे। क्वेश्चन नंबर 41, द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू द, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी के साइमन कमीशन के ज़रिए से पहली मरतबा जो है कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के बात की जाने लगती है साइमन कमीशन के वक्त से ही। और साइमन कमीशन के बेसिकली जो आते हैं हिंदुस्तान में वो 1928 में फरवरी मंथ में आते हैं, और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो 1930 में की जाती है। बेसिकली हिंदुस्तान के लोगों ने साइमन कमीशन के रिपोर्ट को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो 7 के 7 मेंबर्स थे वो सब के सब कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी नहीं थे, वाइट थे। इस वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और फिर 1930 में जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबसे पहली मरतबा पेश की जाती है, और इसके जो हेड होते हैं वो जॉन साइमन होते हैं। डेट्स वाई दिस इज़ नोन एज साइमन कमीशन। Question number 42, the Constitution of India was promulgated on January 26, 1950 because कि 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अडॉप्ट किया गया, इसके रीजंस क्या है, क्यों फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। इसका मतलब ये है कि दिस डे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929, यानी कि सबसे पहली मरतबा जो लाहौर सेशन हुआ 1929 में, वहीं पे सबसे पहली मरतबा एक पूर्ण स्वराज गोल को फिक्स किया जाता है। और सबसे पहले मरतबा ये कहा जाता है कि हम 1930 26 जनवरी को पहली मरतबा हिंदुस्तान को हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। और कहीं ना कहीं इसी दिन को याद को रखते हुए 26 जनवरी 1950 के हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि एम.एन. रॉय कि हिंदुस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 44, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन लोग थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे उन सब लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, Which of the following statements regarding the Constituent Assembly are true? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि अगर हम ऑप्शन सी के बारे में बात करें कि इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, इसमें जितने भी हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मेंबर्स थे वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनाए गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी, इसी के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह, ये सब के सब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश इन जुलाई 1946। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे, उसके अलावा जितने भी लोग थे वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिया बिकम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, कब बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया गया तब बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन
बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ज़रिए से हिंदुस्तान के लेजिस्लेचर को बाईकैमरल बना दिया गया। जैसे अभी भी बाईकैमरल ही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, इसी के साथ साथ बहुत सारे 7 स्टेट में जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो बाईकैमरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ज़रिए से हिंदुस्तान के लेजिस्लेचर को बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। अदरवाइज़ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ज़रिए से बनाई जाती है और बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो 1919 के एक्ट के ज़रिए से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विच वन अमंग द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ज़रिए से हिंदुस्तान को जो बेसिकली ये जो है उसको बनाने के बात की जा रही थी कि वो फेडरल स्ट्रक्चर की होनी चाहिए, कि यहाँ पे फेडरलिज़म की बात करनी चाहिए। सिर्फ पावर जो है स्टेट को या सेंटर को न देके बल्कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कहाँ कुछ पावर जो है कंकरेंट लिस्ट में होंगे, कुछ स्टेट के पास होंगे और कुछ सेंटर के पास होंगे, ताकि सब एक मोनोपोली करने से या इसी के साथ साथ मनमानी करने से बच सके। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट जो होता है उससे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF जो है आप टेलीग्राम लिंक कमरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके अपलोड कर सकते हैं। और आपको जो भी कमेंट देना हो या सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कमरान एकेडमी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।